नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरावती टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। आइए देखते हैं आज का मुख्य समाचार। दुनिया के किसी भी देश के संविधान में संविधान का सबसे बड़ा खंड है। सबसे बड़ा खंड भारतीय संविधान है, जिसका कोई कानून नहीं है। हमारे भारतीय संविधान में 370 खंडों का प्रावधान है। इस संविधान के मूर्तिकार बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को दिन रात इस संविधान का अध्ययन करने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे और इस संविधान के पूरा होने के बाद बाबा साहेब जी ने 26 नवंबर 1949 को तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को इस संविधान की एक प्रति सौंपी और 26 नवंबर 1950 को इस देश के संविधान ने कार्य करना शुरू किया। इस दिन के अवसर पर 26 नवंबर को संविधान का सम्मान करने के लिए हर जगह कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सम्मेलन का आयोजन नवयुवक पंचशील मंडल के साथ मिलकर रमई महिला बहुउद्देशीय मंडल द्वारा किया गया है। सम्मेलन का उद्घाटन अभिभावक मंत्री अधिवक्ता यशोमती ठाकुर द्वारा किया जाएगा और इसमें विधायक सुलभा खोड़के और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। सम्मेलन 2 पर्वों में आयोजित किया जाएगा और रेखा पर्वतकर, रजिया सुल्तान, डॉक्टर नंदा तायवाड़े, नीलिमा भटकर, पुष्पांजलि भगत, शिप्रा मानकर, माया वासनिक जैसी सैकड़ों महिलाएं द्वारा निर्देशित होगी। महिला अधिकार सम्मेलन उनके विचारों के अनुरूप आयोजित किया गया है। अमरावती से कई महिला भक्तों ने अमरावती के महिलाओं से इस सम्मेलन में भाग लेने की अपील की है। नंदा रवी ढोणे, आमच्या पंचशील चौकामध्ये संविधान दिनाचा कार्यक्रमाचे आयोजन केलेले आहे। तरी अमरावतीकर सर्व महिलांना माझी आग्रहाची विनंती आहे की सर्व महिलांनी आमच्या कार्यक्रमाला येऊन आमच्या कार्यक्रमाची शोभा वाढवावी। तसेच आमच्या कार्यक्रमाची भीमकन्या ऑर्केस्ट्रा म्हणून सायंकाळी 7 वाजता आयोजित केलेले आहे। त्या कार्यक्रमाला सांस्कृतिक कार्यक्रमाला पण सर्व महिलांनी यावे ही आमची विनंती आहे। धन्यवाद। माझं नाव जयश्री कठाणे। तपोवन परिसरमध्ये महिला हक्क परिषदचे आयोजन केलेले आहे। त्याकरिता शेवटचा प्रोग्राम म्हणजे कवी संमेलनाचा ठेवला आहे आणि त्यांचा आस्वाद सर्वांनी घ्यावा, सर्व अमरावतीकरांनी घ्यावा ही विनंती। धन्यवाद। श्री महिला मंडळाच्या माझं नाव शिवकला गवई आहे। मी मातोश्री महिला मंडळाच्या अध्यक्ष असल्या वतीने मी सर्व महिलांना आवाहन करतो की इथं कार्यक्रमाला उपस्थित राहावे अशी विनंती करतो। मी मीनाक्षी मानू येथे नवयुवक पंचशील मंडळ व मातोश्री महिला मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमानाने 26 नोव्हेंबर 2011 महिला परिषद हक्क दिन हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। तर या कार्यक्रमाचा उद्देश म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जो महिलाला उद्देशून संबोधन केलेले आहे, त्यामुळे महिलांची प्रगती झालेली आहे, उन्नती झालेली आहे। तसेच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानमध्ये जे महिलांना संविधानिक अधिकार दिलेले आहे, तर त्या संविधानिक अधिकाराचा जास्तीत जास्त मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रचार प्रसार व्हावा या उद्देशाने आम्ही महिला परिषद आयोजित केलेली आहे। तरी सर्व अमरावतीतील समस्त महिला यांना मी असे आवाहन करते की सर्वांनी या कार्यक्रमाचा आस्वाद घ्यावा आणि ह्या कार्यक्रमाचा लाभ घ्यावा। कारण आम्ही या कार्यक्रमाला मोठ्या प्रमाणामध्ये अमरावतीतील मान्यवर मोठ्या मार्गदर्शिका तसेच नागपूरवरून मार्गदर्शिका बोलवलेल्या आहे। तरी सर्वांनी यावे आणि या कार्यक्रमाचा लाभ घ्यावा। सर्वांना जय भीम। जय भीम। मी निर्मल काळबांडे। आत्ताच ताईंनी सगळं सांगितलेलंच आहे। त्याच अनुषंगाने आता इथे असणारी महिला हक्क परिषद याच दोन्ही मंडळांनी इथे आयोजित केलेली आहे तपोवन भूमीमध्ये आणि त्याच अनुषंगाने आम्ही हा जो कार्यक्रम आहे महिला हक्क परिषदेचा जो कार्यक्रम आहे तो 3 सत्रामध्ये आयोजित केलेला आहे आणि 3 सत्रामध्ये ज्या महिला आहेत, ज्या मार्गदर्शिका आहेत, त्या उत्तम प्रकारे आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहे आणि त्यांनी जे संविधानामध्ये दिलेले महिलांना हक्क जे दिलेले आहे त्या इथे त्या मांडणार आहे आणि त्या विषयांचा, त्या मार्गदर्शनाचा लाभ आपल्या अमरावतीकरच नाही तर अमरावती बाहेरील महिलांना सुद्धा तो आस्वाद घेता आला पाहिजे। अशा पद्धतीनं आपल्याला हे काम करायचं आहे आणि त्या सगळ्या महिलांना कशा पद्धतीने बोलवता येईल आणि तो ह्या कार्यक्रमाचा प्रचार आणि प्रसार कसा करता येईल असं आपल्याला सर्वांना घेऊन काम करायचं आहे। जय भीम। सर्वात प्रथम जय भीम। मी वैशाली वरघट, मी महिला परिषदेची सदस्य आहे। त्याचबरोबर इथे 26 नोव्हेंबरला महिला परिषद होणार आहे। त्यामध्ये परिषदेमध्ये उद्घाटनासाठी यशोमतीताई ठाकूर येणार आहेत। त्याचबरोबर प्रमुख अतिथी म्हणून सुलभाताई संजय खोडके ताई येणार आहेत। त्याचबरोबर समारोप अध्यक्ष म्हणून सौ नवनीत राणाताई या येणार आहेत आणि प्रमुख पाहुणे म्हणून डॉक्टर कमलाताई गवई या येणार आहेत। तर या सर्वांना आम्ही आमंत्रित केलेले आहे। तरी आम्ही अमरावतीकरी सर्व
सदस्यांना आणि सर्व उपासकांना विनंती करतो की आमच्या तपोवन परिसरामध्ये या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित होण्याची विनंती आहे. त्याबद्दल धन्यवाद आणि जय भीम. संविधान सन्मान दिन, संविधान सन्मान दिन, महिला हक्क परिषदेला जरूर या, महिला हक्क परिषदेला जरूर या, महिला हक्क परिषदेला जरूर या. अमरावती टुडे न्यूज़ 24। महाराष्ट्र के आघाड़ी सरकार ने शराब की कीमतों पर लगने वाला टैक्स कम करने से शराब सस्ती मिल रही है, मात्र केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल टैक्स कम करने पर भी ठाकरे सरकार ने पेट्रोल डीजल का टैक्स कम नहीं किया। पेट्रोल डीजल अभी भी महंगे दामों में मिल रहा है। बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने टैक्स कम किया, वहाँ पेट्रोल कम दामों में मिल रहा, ऐसी प्रतिक्रिया विधायक रवि राणा ने व्यक्त की। महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से दारू पे टैक्स कम किया गया, महाराष्ट्र में दारू पे टैक्स कम हो सकता है, पर केंद्र सरकार ने डीजल और पेट्रोल पे टैक्स कम करने के बाद जो महाराष्ट्र को टैक्स कम करना था वो अगर कम करते थे 10-12 रुपए, तो जो बाकी राज्य ने जो अपने राज्य का जो शेयर है, अपना अपना टैक्स जो है जो कम किया, उससे पूरी जनता को अलग अलग राज्य में राहत मिली डीजल और पेट्रोल के माध्यम से। पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अभी तक डीजल और पेट्रोल पे टैक्स कम नहीं किया, इसलिए वहां पे भारी संख्या में लोगों को महंगा पेट्रोल और महंगा डीजल लेना पड़ रहा है। पर महाराष्ट्र के अंदर सबसे पहले दारू का टैक्स कम किया, दारू सस्ती की, पर पेट्रोल डीजल सस्ता किया नहीं। यह महाराष्ट्र का दुर्भाग्य। अमरावती टुडे न्यूज़ 24। राज्य में ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण केवल ठाकरे सरकार के कारण खो गया है और ठाकरे सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार डेटा एकत्रित करने के लिए कदम नहीं उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रताप अड़सड़ ने मांग की कि ठाकरे सरकार को ओबीसी को धोखा देना बंद करना चाहिए और ओबीसी के भयावह डेटा को इकट्ठा करने के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को 450 करोड़ रुपए प्रदान करना चाहिए। विधायक प्रताप अड़सड़ ने प्रेस वार्ता के दौरान यह बात कही। इस अवसर पर अमरावती के मेयर चेतन गावंडे, रविंद्र खांडेकर, रविराज देशमुख, विवेक गुटके, सोपान गुडे आदि मान्यवर उपस्थित थे। विधायक प्रताप अड़सड़ ने पूछा कि पिछले 2 साल से ठाकरे सरकार ने ओबीसी को कैसे बनाया, ओबीसी के साथ धोखाधड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि ठाकरे सरकार ने अध्यादेश को हटाने और ओबीसी आरक्षण को लागू करने की कोशिश की है, लेकिन वह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट की शर्त को पूरा नहीं करता है। राज्य चुनाव आयोग ने हाल ही में अध्यादेश के आधार पर 86 नगर पालिकाओं में ओबीसी आरक्षण को वापस लेने की घोषणा की है, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया है कि अध्यादेश को उच्च न्यायालय की औरंगाबाद खंडपीठ में चुनौती दी गई है और सभी कार्यवाही आयोग उच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन होगा। बेशक ओबीसी पर लटकी तलवार हमेशा के लिए बनी हुई है। राज्य में फरवरी में 85% स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे हैं। अगर ठाकरे सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ओबीसी के लिए स्थायी आरक्षण नहीं देती है तो समाज को राजनीतिक आरक्षण के महान अवसर से चूकने का खतरा है। आगे कहते हुए प्रताप अड़सड़ ने कहा कि ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण को बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 13 दिसंबर 2019 को निर्देश दिया था कि अनुभवजन्य डेटा एकत्रित करने के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाए। यदि ठाकरे सरकार ने समय पर इस आदेश का पालन किया होता तो यह स्थिति उत्पन्न न होती। अगर ठाकरे सरकार ने ध्यान दिया होता तो ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण बच जाता, लेकिन ठाकरे सरकार ने 19 महीनों में केवल 7 महीने का अदालती समय बर्बाद किया और आखिरकार मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण को रद्द किया। केवल महाराष्ट्र राज्य में ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण रद्द किया गया है। उन्होंने आगे कहते हुए कहा कि ओबीसी को स्थायी रूप से राजनीतिक आरक्षण हासिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से पैम्फलेटियरिंग के डेटा एकत्र किया जाना चाहिए, लेकिन ठाकरे सरकार इसके लिए पिछड़ा वर्ग आयोग को फंड नहीं देती है। यही आरक्षण रद्द होने के तुरंत बाद मार्च में काम शुरू कर दिया गया होता तो अब तक काम पूरा हो चुका होता। उन्होंने कहा कि ओबीसी के प्रति ठाकरे सरकार का रवैया निराशाजनक है। फडणवीस सरकार ने ओबीसी के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। कुल मिलाकर ठाकरे सरकार ने 2 साल में ओबीसी को ठगा है, ऐसा आरोप विधायक प्रताप अड़सड़ इनके द्वारा किया गया। जो मुद्दा आहे त्या संदर्भात भारतीय जनता पक्षानं प्रदेश स्तरावर ते तालुका स्तरापर्यंत सर्वच ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात आंदोलनं केले। त्या संदर्भात आग्रही मागणी केली की ओबीसीचं आरक्षण जोपर्यंत राजकीय आरक्षण जोपर्यंत पुन्हा स्थापित होत नाही, पुन्हा मिळत नाही, तोपर्यंत या कुठल्याही प्रकारच्या निवडणुका होऊ नये ज्यामध्ये ओबीसी आरक्षण हे अंतर्भूत आहे।
आणि हा काही फक्त मग नंतर त्यांनी आंदोलन केले सगळे विचारले, त्यानंतर सर्वपक्षीय बैठकही झाली. त्यामध्ये सुद्धा हा निर्णय झाला की ओबीसी आरक्षण पुन्हा मिळेपर्यंत या निवडणुका घेऊ नये. आणि त्यानंतर दुर्दैवानं शासनानं पुन्हा आता त्या निवडणुका घेण्याचा घाट घातला आहे आणि त्या ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहे. त्यामध्ये प्रथमदर्शनी जरी दिसत असलं की ओबीसी आरक्षण 27% म्हटलेलं आहे 50% आजपर्यंत, परंतु आयोगाने जेव्हा या निवडणुका जाहीर केल्या त्यामध्ये या अध्यादेशाच्या संदर्भातही याचिका दाखल झाली असल्यामुळं न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून हा स्पष्ट उल्लेख त्या निवडणुकीमध्ये आहे. म्हणजे जर उद्या दुर्दैवानं काही निकाल विरोधात लागला, काही चुकीचं झालं तर या सगळ्या सदस्यांना पुन्हा टांगणी तणावर राहणार आहे. म्हणजे एवढी मेहनत करून एवढा शासनाचा पैसा, लोकांचा पैसा, वैयक्तिक त्यांची मेहनत ही सगळी वाया जाऊ शकते अशी परिस्थिती आहे. त्याच्यामुळं आमची ही मागणी होती की जोपर्यंत हे आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत या निवडणुका घेऊ नये. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जेव्हा हे आरक्षण रद्द झालं, वास्तविक हे आरक्षण रद्द व्हायला नको होतं. जो अध्यादेश देवेंद्रजी फडणवीस यांनी काढलेला होता तो पुढं त्यांना कंटिन्यू करता आला होता. त्या संदर्भात त्यांनी कुठलाच निर्णय घेतला नाही आणि जवळपास 15 महिने कोर्टामध्ये तारखा चालल्या आणि 7 तारखांवर यांनी नुसती टाळाटाळ केली. कुठलंही कॉन्क्रीट आश्वासन न्यायालयाला दिलं नाही. त्यामुळे न्यायालय वारंवार सूचना देत होतं की आरक्षणाला न्यायालयानं कधीही नकार दिला नाही. हे आरक्षण चुकीचं असं म्हटलं नाही किंवा देता येत नाही असंही म्हटलं नाही. हे आरक्षण देता येते, परंतु त्यासाठी जो आधार लागतो की तुम्ही जे काही टक्केवारी देता तेवढ्या टक्क्याची संख्या आहे की नाही आहे, कुठल्या भागात किती आहे, या संदर्भातली आकडेवारी म्हणजेच इम्पिरिकल डाटा हा आपण उपलब्ध करून द्यावा. त्याच्यानंतर मग ही आपण टक्केवारी जी काही ओबीसी द्यायची आहे, तुम्हाला किती टक्के आरक्षण द्यायचं ते जाहीर करावं असंच न्यायालयानं म्हटलं आणि तो डाटा आम्हाला उपलब्ध करून द्या. एवढी साधी मागणी न्यायालयाची होती. परंतु 15 महिने नुसती टोलवाटोलीची उत्तरं दिली, कुठलंही न्यायालयाला यांनी आश्वासन दिलं नाही की आम्ही एवढ्या दिवसात हे करतो. शेवटी न्यायालयाला कंटाळून हे आरक्षणात जोपर्यंत सरकार ठोस कारवाई करत नाही तोपर्यंत आरक्षणच रद्द करण्याची भूमिका येते तसा आदेश काढला. अमरावती टुडे न्यूज़ 24। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत, इन्होंने सिख समुदाय के विरोध में इंस्टाग्राम पर विधान करने से अच्छा खासा एंगलट हुआ। उन्होंने किए हुए ट्वीट की वजह से संपूर्ण देश में सिख समुदाय की प्रतिमा मलिन करने का प्रयत्न उनके द्वारा किया गया, ऐसा कहा जा रहा है। इसलिए देश भर से कंगना रनौत इनका निषेध हो रहा है। सोमवार को अमरावती शहर के सिख बांधवों ने जिलाधिकारी पवनीत कौर इन्हें निवेदन सादर किया। कंगना रनौत इन्होंने किए हुए ट्वीट के वक्तव्य का निषेध व्यक्त करते हुए उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए ऐसी मांग की गई है। इस समय राजेंद्र सिंह शुक्ला, शरणपाल सिंह, दिलीप सिंह बग्गा, रिंकू होरा, रविंद्र सिंह सलूजा इनके सह अनेकों सिख बांधव उपस्थित थे। मैं शरणपाल सिंह अरोरा सिख समाज की ओर से आप सभी को बताना चाहूँगा कि हम सब लोग अमरावती का पूरा सिख समाज यहाँ जमा हुआ है कलेक्टर ऑफिस में, कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए, क्योंकि सिने अभिनेत्री जो कंगना रनावत है उसने जो 2-3 दिन पहले जो सिखों के बारे में जो बहुत ही गंदा बोला है, पूरे सिख समाज को, पूरे दुनिया के, हिंदुस्तान के नहीं पूरे दुनिया के सिख समाज को खालिस्तानी आतंकवादी बताया है। साथ ही जो बहुत गंदा जो वर्ड उन्होंने बोला है वो बोला है कि इंदिरा गांधी ने पूरे सिख समाज को मच्छरों की तरह रौंद दिया। एक ये सिख समाज के लिए बहुत ही गंदा शब्द है ये। हम पूरा सिख समाज, अमरावती का सिख समाज इसको निषेध करते हैं। निषेध के तौर पर ही हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। बहुत ही बुरा लग रहा है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सिख समाज ने पूरे दुनिया के अंदर कोरोना के टाइम पर कितना हर आदमी के लिए, हर समाज के लिए, हर धर्म के लोगों के लिए जो सेवा की है। आप सभी जानते हैं कि कोरोना के अंदर किस टाइप से सिखों ने आगे आके हर जगह सेवा करते हुए मानवता की सेवा की है, देश की पूरी सेवा की है हर जगह। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान, पूरे दुनिया के अंदर आप देखोगे, जहाँ भी आप देखोगे तो सिखों ने कैसी सेवा की है। जहाँ जहाँ कोई भी आपदा आती है, कहीं बाढ़ आती है कोरोना के टाइम पे या कोई और अर्थक्वेक होता है, जहाँ जहाँ भी कोई गलत चीज़ें होती है वहाँ सिख समाज सबसे पहले पहुँचता है सेवा के तौर पे। कैसे अमृतसर में दिल्ली के अंदर लोगों को लंगर के तौर पे लंगर छकाया जाता है, इतने बड़े पैमाने पे आप जब देखोगे कि लंगर के तौर पे सबको खाना खिलाया जाता है, न जात पात न धर्म न देखते हुए सभी के लिए सेवा की जाती है। सभी, हर छोटे से छोटा बंदा भी जो रहता है वो पंगत में बैठ के सबको लंगर के तौर पे खाना खिलाया जाता है। ये बहुत ही
नाजायज़ बात ये कंगना रनौत ने की है। पहले भी उन्होंने ये बोला था कि भीख के तौर पे आज़ादी मिली है हिंदुस्तान को। आप सभी जानते हैं कि सिख समाज ने जो आज़ादी के टाइम पे पूरे 100 सवा साल में जो हिंदुस्तान को जो आज़ादी मिली है, उसमें कितना योगदान है हमारे सिख समाज का। कितने सिखों ने बलिदान दिया, कितने सिखों ने शहीदी दी, और वो सिख समाज को इस तौर पे उन्होंने लिया है, इतना गंदा बोला है। हम उस बात को निषेध करते हैं। साथ ही हम पूरे गवर्नमेंट को भी बोलना चाहते हैं, यहाँ कलेक्टर साहब को भी बोलना चाहते हैं कि जो भी कानून के तौर पे उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है वो कंगना रनौत पे करना चाहिए। अमरावती टुडे न्यूज़ 24 फोर महाराष्ट्र गर्ल्स बटालियन की ओर से नो व्हीकल डे के लिए कॉलेजों में कहा गया है, जिसमें कमांडर ऑफिसर कर्नल जीसी उपाध्याय के आदेशानुसार इस बार ब्रिजलाल बियानी साइंस कॉलेज में नो व्हीकल डे का एनसीसी कैडेट इनके द्वारा और स्कूल के स्टाफ, इसी के साथ साथ 4th एनसीसी बटालियन के टीईआई स्टाफ सूबेदार जगदीश चंदोड़िया शामिल थे। इस रैली को पैदल मार्च द्वारा पूरा किया गया है। कुछ कैडेट के हाथों में पोस्टर बैनर पकड़े हुए थे। यह पैदल यात्रा शांतिपूर्वक सफल हुई, जिसका मकसद था कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रयोग करना व हफ्ते में एक बार साइकिल का प्रयोग करना है। नागरिकों को उनके बेहतर स्वास्थ्य हेतु साइकिल और पैदल चलने का महत्व समझाना एवं शारीरिक सुदृढ़ता पर उनका लक्ष्य केंद्रित करना था। यह इस उपक्रम का प्रमुख हेतु था। मैं सुविधा जगदीप दंडोतिया 4th महाराष्ट्र गर्ल्स एनसीसी बटालियन अमरावती से हूं और कमांडिंग अफसर कर्नल जीसी उपाध्याय जी की तरफ से एनसीसी कॉलेज में नो व्हीकल डे का आयोजन किया है। इस बार प्रोग्राम बिरला बियानी साइंस कॉलेज अमरावती में किया गया है, जिसमें एनसीसी के काफ़ी कैडेट्स ने भाग लिया और वहाँ के प्रिंसिपल्स, टीचर्स सभी लोगों ने एक रैली निकाली, जिसमें कहा गया कि सभी लोग प्राइवेट व्हीकल को छोड़कर सार्वजनिक व्हीकल का प्रयोग करेंगे। जय हिंद। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक धुर्टे, प्रिंसिपल ब्रिजलाल बियानी विज्ञान महाविद्यालय अमरावती। हमारे कॉलेज ने आज पर्यावरण का समतोल रखने के लिए एक इनिशिएटिव लिया है। उस इनिशिएटिव का नाम है नो व्हीकल डे। आज के बुधवार से हर एक सप्ताह में बुधवार को ये नो व्हीकल डे यहाँ ऑब्जर्व किया जाएगा। नो स्टूडेंट, नो टीचर, माई सेल्फ इवन विल बी परमिटेड टू कम बाय व्हीकल इन द कैंपस। अब इसके पीछे हमने ये इनिशिएटिव क्यों लिया है? तो जैसे कि आप सबको पता है कि ग्लासगो परिषद, जिसको COP26 हम कहते हैं, तो COP26 में भारत ने पूरे विश्व को 5 कमिटमेंट दिए हैं। उसमें का एक कमिटमेंट है कि टू रिड्यूस द कार्बन इमिशन। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग है, उसको कम करना, और वो कम करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स हमारे सरकार ने, भारत सरकार ने लिए हैं। दैट इज द कमिटमेंट बिफोर द वर्ल्ड ऑफ इंडिया। इसलिए हमने हमारे छात्राओं को ये बताया है कि जब भारत देश कोई कमिटमेंट करता है तो वो हमारी अपनी इंडिविजुअल कमिटमेंट रहती है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इसलिए जो कमिटमेंट हमको 2030 तक पूरे करना है, हमारी सोलर एनर्जी, हमारी ग्रिड एनर्जी, हमारी बायो एनर्जी, हमारी हाइड्रो एनर्जी, इसका ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण करके हमको वातावरण को, पर्यावरण को अच्छा रखना है। तो उसका एक स्टेप करके हमने ये लिया है। हम साल भर बहुत सारी एक्टिविटीज़ भारत देश की तरफ से दिए गए कमिटमेंट के लिए हमारे महाविद्यालय में शुरू रखेंगे, ऐसी यहाँ मनोकामना करता हूँ। धन्यवाद। अमरावती टुडे न्यूज़ 24 चिखलदरा स्थित डोमा गांव के नागरिकों को नैसर्गिक आपदाओं के कारण बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उनका काफी नुकसान भी हुआ है। नुकसान हुए किसानों को शासन की तरफ से नुकसान भरपाई मिल चुकी है, ऐसा बहुत से किसानों का कहना है। किसानों ने आगे कहते हुए कहा कि गांव के तलाठी को जिन किसानों ने पैसे अदा किए हैं, उन किसानों के खाते में ही पैसे जमा हुए हैं, और जिन किसानों ने तलाठी को पैसे नहीं दिए या फिर तलाठी को पैसे नहीं खिलाए, उन 77 किसानों के खाते में नुकसान भरपाई जमा नहीं हुई। उन किसानों पर अन्याय हुआ है।
है। गए 2 वर्षों से किसान कोरोना की महामारी से जूझ रहे थे, उसी में अब नैसर्गिक आपदा और आर्थिक संकट उनके ऊपर है। शासन ने किसानों की समस्या दूर करने के लिए जिन लोगों की नियुक्ति की है, वही रक्षक अब भक्षक का रूप धारण किए हुए है। यह बात काफी निंदनीय है। इन कर्मचारी वर्ग पर अधिकारी वर्ग ने ध्यान देना आवश्यक है। मेलघाट यह अति दुर्गम भाग है, यहाँ पर पढ़ाई लिखाई का अभाव है। भारत देश को स्वतंत्रता मिले हुए 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, परंतु मेलघाट में अभी भी ऐसे गांव मौजूद है जहां पर अभी भी लोग मूलभूत सुविधा से वंचित है। आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में शासन अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है, किंतु शासन के द्वारा जो सुविधाएं नागरिकों के लिए उपलब्ध कराई जा रही है, वह चिखलदरा वासियों तक पहुँच नहीं रही। डोमा गाँव के सरपंच सुनील उइके, इनके मार्गदर्शन में अन्यायग्रस्त किसानों को न्याय दिलाने हेतु तहसीलदार इन्हें निवेदन सौंपा गया। किसानों की मांग यह है कि नुकसान भरपाई की रकम उनके खाते में जमा हो। हम पर अन्याय कर रहे तलाठी इन पर योग्य कार्रवाई भी हो। निवेदन देते समय सुनील उइके, सुनील भलावी, विनोद भलावी, बलदेव पिपरडे, राजू टोटे, नेहरू भलावी, हिरामन जमुनकर, रूपचंद बचले, राम सिंह उइके, विशु करोची, राजू अखाड़े, कैलाश बेठेकर आदि किसान मौजूद थे। अमरावती टुडे न्यूज 24। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी इन्होंने मोजरी यहाँ के राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज देवस्थान एवं शांति स्थान महासमाधि को आज भेंट दी। इस समय महासमाधि पर उन्होंने पुष्पहार अर्पण करके अभिवादन किया। उसी प्रकार वहाँ के प्रार्थना मंदिर को भी भेंट दी। समाधि स्थल पर की शांति और पावित्र्य मन को सम्मोहित करने वाला है। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज के विचारों से भूमि पावन हुई है। राष्ट्रसंत की विचारों की ज्योत हर एक ने अपने मन में जगाई रखनी चाहिए, यही सच्ची मान वंदना साबित होगी, ऐसा कोश्यारी इन्होंने कहा। महापौर चेतन गावंडे, अखिल भारतीय श्री गुरुदेव सेवा मंडल के सचिव जनार्दन बोथे, निवेदिता चौधरी, अध्यात्म विभाग प्रमुख डॉक्टर राजाराम बोथे, उन्हीं के साथ जिलाधिकारी पवनीत कौर, उप विभागीय अधिकारी नितिन व्यवहारे, तहसीलदार वैभव फरताड़े, पुलिस अधीक्षक अविनाश बारगल आदि मान्यवर इस समय यहाँ उपस्थित थे। अखिल भारतीय श्री गुरुदेव सेवा मंडल मार्फत राज्यपाल कोश्यारी इन्हें राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज इनके द्वारा रचित गद्य पद्य संपदा, ग्राम गीता, शाल, श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। अमरावती टुडे न्यूज 24। बोरगांव मंजू पुलिस स्टेशन की हद में आने वाले गांव अनवी मिर्जापुर के सेवानिवृत्त शिक्षक को 1.5 लाख रुपए से हैकर्स ने ऑनलाइन ठगा। इनके बैंक खाते में जमा एफडी पर 5 लाख रुपए का कर्ज निकालकर अज्ञात हैकर्स ने लूटने की घटना 17 नवंबर को सामने आई। इस प्रकरण में पुलिस स्टेशन में दी गई रिपोर्ट पर अज्ञात हैकर्स के खिलाफ गुना दाखिल किया गया। प्राप्त मालूमात के बिना पर अनवी मिर्जापुर के सेवानिवृत्त शिक्षक शेख मुनीर शेख गुलाम नबी पटेल, इनका बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बोरगांव मंजू शाखा में सेविंग अकाउंट होने से 8 नवंबर के दिन दोपहर के समय शेख मुनीर के मोबाइल पर मैसेज आया कि तुम्हारा सिम कार्ड बंद होगा, इसके लिए KYC करो। इसके बाद हैकर्स ने शेख मुनीर के नंबर पर कॉल किया और कहा आपको KYC करना जरूरी है। शेख मुनीर इनकी उम्र के हिसाब से कुछ समझ नहीं आया और उन्हें जैसा कहा गया वे वैसा करते गए। प्ले स्टोर में KYC व्यूअर ऐप डाउनलोड करने को कहा गया और उसकी ID कहने को कहा गया और माई बैंक ऐप डाउनलोड करने का कहा गया और उस पर सिर्फ 10 रुपए का रिचार्ज करने के लिए कहा गया। यह करने पर आपका सिम कार्ड बंद नहीं होगा, ऐसा कहा गया। इसके अनुसार पटेल ने प्ले स्टोर से माई बैंक ऐप डाउनलोड करके ATM कार्ड नंबर डालकर 10 रुपए का रिचार्ज किया। तब पटेल को ऐसा एहसास हुआ कि यह कॉल फोन कॉल सेंटर से आया है। 8 नवंबर के दिन शाम को 5 बजे खाते में से 4,487 रुपए निकाले गए। दूसरे दिन बैंक जाकर ATM ब्लॉक करने के लिए अर्ज किया। 17 नवंबर को सुबह पोस्टमैन ने उनके पास पर्सनल करंट अकाउंट चेकबुक लाकर दिए। उसके बाद फिर से बैंक में जाकर बैंक मैनेजर से खाते के संदर्भ में बात की तो मैनेजर ने उनसे डिटेल्स मांगी। उस समय FD पर 5 लाख रुपए का कर्ज निकाला हुआ दिखाई दिया और उस 5 लाख लोन में से 1,885 रुपए निकाले गए, ऐसा उन्हें वहां पता चला। अज्ञात हैकर्स ने सिम कार्ड के KYC के नाम पे फंसाकर खाते में से 4,987 रुपए निकाले और बैंक में से FD लोन निकालकर उसमें से लगभग 1.5 लाख रुपए निकालकर ठगा। इस तरह फिरियाद सेवानिवृत्त शिक्षक ने बोरगांव मंजू पुलिस स्टेशन को दी, जिस पर आरोपी के खिलाफ गुना दाखिल किया गया। बैंक की तरफ से कभी भी किसी भी खाता धारक को पर्सनल डिटेल्स नहीं पूछी जाती। अमरावती टुडे न्यूज की तरफ से अपील है कि अगर किसी को कोई भी फोन कॉल या मैसेज आता है तो उन्हें कोई मालूमात ना दे, ना ही ATM कार्ड का नंबर या OTP और ना ही कोई अज्ञात ऐप डाउनलोड करे। सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। अमरावती टुडे न्यूज 24। आज के समाचार अब समाप्त हुए। फिलहाल के लिए इतना ही और देखते रहिए अमरावती टुडे न्यूज।